सर, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो? आपकी संस्था को क्या समस्या मेन फेस करनी पड़ रही है इस समय? मैं हरीशचंद्र आज़ाद हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ से जन्म से यहीं पर ही रह रहा हूँ। मैं हमारा परिवार जब बंटवारा हुआ था देश का तब नहीं आया था। तब से अब तक आप ये देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं आपको बताता हूँ, हर चुनाव में, मतलब ये मुद्दा मैं नहीं बता रहा, वो नेता बताएंगे जो देश को या इस फरीदाबाद को चला रहे हैं। हर चुनाव में एक ही मुद्दा होता है, बिजली, सड़क, पानी। हर चुनाव में आप देखेंगे पब्लिक का यही मुद्दा है। मतलब क्या है कि आज तक देश को आज़ाद होने के 75-76 साल तक भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए नेताओं के पास जाते हैं। ना हम बच्चों की शिक्षा के लिए जाते हैं, ना हम अपनी नौकरियों के लिए जाते हैं बच्चों की, हम ना विकास के लिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे सिर्फ ये 3 सुविधाएं हर चुनाव का मुद्दा होता है। ये अपने आप नेता ही बताते हैं कि अभी देश हमारा फरीदाबाद वहीं का वहीं है। आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से अपील करते हैं। आप देखिए, जब सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ एक कमेटी बनाई थी, उसके 11 सदस्य, उसके मेरे फादर सरजी नारायण आज़ाद जी भी उसके संस्थापक हैं फरीदाबाद के, उस कमेटी में थे। तो तब ये था कि 233 गज के मकान जो दिए, हमारे जो वहाँ से आए थे लोग, उनको मकान दिए, हमने खुद बनाए, खुद खड़े किए। आप देखिए 75 साल पहले जो सीवरेज लाइन थी आज भी वही है। वो परिवार कितने हो गए हैं? जो परिवार वहाँ से 3 आए होंगे ना, आज वो 50 बन चुके हैं। मतलब 15 गुना ज़्यादा। तो उस सीवर लाइन वही है। आज फरीदाबाद शहर में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे मेन समस्या सीवर की दिखेगी, क्योंकि परिवार बड़े हो गए हैं। जो एक मकान 233 गज में 2 कमरे, जब ये आज़ादी के बाद जब बने सिर्फ 2 कमरे हुआ करते थे, आज वो 4 फ्लोर है। उस फ्लोर में लोग रह रहे हैं। अगर वही पानी की समस्या, वही पानी की लाइन है, ट्यूबवेल ज़रूर बने होते हैं, ट्यूबवेल ज़रूर लगे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ना तो ट्रांसफार्मर उस कैलकुलेशन से लगे हैं कि कितनी वाट यूज़ हो रहा है, कितना किलोवाट यूज़ हो रहा है, कितने किलोवाट का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। इसलिए आए दिन यहाँ पर बिजली की समस्या रहती है। ना वो सीवर की लाइन को बढ़ाया गया है, वही सीवर की लाइन है। आप ये देखेंगे, आप सोच नहीं सकते, जो आज की डेट में जब हम घर बनाते हैं 2 इंच के सीवर के पाइप लगते थे, 4 इंच के सीवर के पाइप लगते हैं, और ये 6 सीवर के पाइप हैं। आज उस पाइपों को ही बड़ा होने की इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। पूरा शहर सिर्फ इसी में डूबा हुआ है। हमारे परिवार के लोग, पंजाबी परिवार के जो यहाँ जिन्होंने शहर को बसाया है, वो आज इसी सुविधाओं से हम लड़ रहे हैं। मेरी सरकार से एक ही अपील है कि कम से कम हम नहीं कुछ मांगेंगे, सरकार के जो भी नुमाइंदे, जो भी लोग यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, अगर वो मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं अपने वादों में, तो इसका मतलब फिर हम पिछड़े हुए हैं। जब तक हम इनसे उठकर बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के जॉब के लिए, शहर के विकास के लिए, कोई मदर यूनिट आने के लिए, यदि ये सुविधाएं हम नहीं मांगता हमारा समाज, तो इसका मतलब समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। सरकार ने वही का वही हमें रखा हुआ है। तो ये हम जरूर चाहते हैं। मैम, आप एक पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो पंजाबी कम्युनिटी कितने लोग यहाँ रहते होंगे और उनको क्या सुविधाएं अभी तक नहीं मिल रही हैं जो आपको लगता है? देखिए, अगर पंजाबी कम्युनिटी की बात करें और जहाँ पे आप खड़े हैं, ये 2 विधानसभा का सेंटर पड़ता है, भटकल विधानसभा और NIT 86 का। भटकल विधानसभा में 1.5 लाख के करीब पंजाबी है, और अगर हम NIT विधानसभा में आते हैं तो 50,000 के करीब पंजाबी यहाँ है। यानी टोटल इस 2 विधानसभा के अंदर ही 2 लाख के करीब पंजाबी हैं। और अगर पंजाबियत की बात पे करें, जब वोट लेना होता है तो ये कहते हैं जी पंजाबी कैंडिडेट हमने दे दिया, और पंजाबी लोग इस बहकावे में आके हर बार इनको जिता भी देते हैं। आप देखेंगे पंजाबी कैंडिडेट हमेशा भटकल से जीतता भी आया था 3rd टाइम। पर जब देने की बात आती है मूलभूत सुविधाएं तो 0 है। अभी पीछे इन्होंने एक आज़ादी ने एक पॉइंट उठाया था कि पंजाबियों का रिफ्यूजी कहा जाता है। कि अगर रिफ्यूजी कहा जाता है, जिनके दम पर आप यहाँ पे MLA बना रहे हैं, अगर वो रिफ्यूजी हैं तो भाई फिर आप MLA कैसे बन गए? एंड द सेकेंड थिंग, ये बात उठाई गई थी कि जो रिफ्यूजी वर्ड यूज़ करे उसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो सज़ा मिलनी चाहिए। आज देश को आज़ाद हुए 75-76 ईयर्स हो गए, उसके बाद भी अगर रिफ्यूजी वर्ड अपने आप में यूज़ किया जाता है तो एक गलत शब्द है। सबसे पहले तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी, इसके ऊपर एक एक्शन लेने के लिए आप स्टार्ट कीजिए, ताकि पंजाबियों को ये महसूस ना हो कि कोई हमें गाली दे रहा है। और दूसरी बात, वोट लेने के लिए अगर आप सबसे पहले आते हैं और जब बात सुविधा की आती है, तो सुविधा के नाम पे आप, अगर आज भटकल पे खड़े आप खुद देख रहे होंगे क्या लगातार कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं, और आँख बंद करके सोचा भी नहीं जा रहा वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर स्टेप सरकार उठाएगी तो कहीं ना कहीं जो भटकल विधानसभा पंजाबियों ने बसाई थी, आज उसको उजाड़ने का काम ये BJP सरकार कर रही है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि एक बार जब उजड़ के आए थे, आज तक बसे नहीं पूरी तरह से। आप दोबारा वो काम ना करें, क्योंकि अब बसना और भी मुश्किल हो जाएगा। कुलदीप जी, आप कितने सालों से फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि पंजाबी समुदाय को क्या समस्या इस समय झेलनी पड़ रही है? मैम, रहने को तो मैं 1963 में आ गए थे हम लोग। जब मैं 2 साल का था तभी हमारे बाप दादा यहाँ आ गए थे। तब से हम फरीदाबाद में रह रहे हैं। पहले विधानसभा जब ये NIT 86 नहीं थी तो इधर भटकल विधानसभा एक ही होती थी, तो हम लोग यहाँ आए थे पहले 2 महीने में। तो हमारे दादाजी जब थे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखते हैं ना, जो पंजाबियों ने फरीदाबाद में आगे किया, जो जितनी आप इंडस्ट्री देखते हैं, न्यू टाउनशिप जिसको बोलते हैं, इसमें मैं ये सोचता हूँ कि 90% लोग पंजाबी हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, पर उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो चाहिए। और यहाँ पे अगर हम मूलभूत सुविधाएं को देखते हैं, जैसे अभी आपने जगजीत जी को सुना, आज़ाद जी को सुना कि जो पिछले पाइप पड़े हुए हैं भाई, वही पाइप सीवरेज के हैं। सड़कों के नाम पे, इस सड़क पे हमने कम से कम 3 बार धरना दिया हुआ जब ये सड़क बनी। उसके बाद अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये पीछे पुलिया बनी है, ये पुलिया बनने के साथ ही टूट गई। ये तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है हमारी सरकार के अंदर कि सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। हमें यहाँ कुछ वो मिल नहीं रहा जो चाहिए। अगर इतने सालों में आने के बाद भी हम लोग अपने आप को जैसे कहा रिफ्यूजी कहते हैं, हम लोग रिफ्यूजी नहीं है, क्योंकि हम लोग उजड़ के नहीं आए थे। वो देश तो हमारा ही था, वहाँ हमारे को अलग किया गया। हमारा पंजाब ही सारा वहाँ चला गया। जबकि जो पंजाब है, ये हरियाणा जहाँ हम खड़े हैं, ये भी पंजाब था। ये पलवल तक पंजाब था, इधर से इधर पंजाब था। पंजाब को इतने हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाबियों को खत्म करने के लिए कोई भी सरकार आई, आज तक किसी भी सरकार ने पंजाबियों को खत्म करने के सिवा कुछ नहीं कहा। एक हमारे ये चौक है सामने, जिसको हम बाबा दीप सिंह चौक कहते हैं। यहाँ एक प्याला फैक्ट्री होती थी, उसको खत्म हुए कई साल हो गए। इस पर एक ट्रस्ट ने पैसा लगाया और उसने ये कम से कम 1.5 से 2 करोड़ में लगा के बनाया। आज भी इसको लोग, मैं आपके पत्रकार बंधुओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि इसको प्याली चौक नाम बोल के बाबा दीप सिंह चौक दिलाया, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ चारों धर्म के निशान लगे हुए हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका लगा, और ये सबका साझा चौक है। और हम लोग, मैं तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ खासकर पत्रकार बंधुओं कि जो जब यहाँ पे कोई इंटरव्यू देते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम प्याला चौक पे करें। प्याली चौक नहीं, बाबा दीप सिंह, शहीद बाबा दीप सिंह चौक इसको बोला जाए। मेरी ये बार बार यही रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि आप इसको यही बोलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।